नमस्कार। आज हम मध्य भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो अक्सर थोड़ी कम रोशनी में रहता है। चेदी राजवंश। हाँ, जिन्हें कलचुरी नाम से भी जाना जाता है। जी। ये एक ऐसा राजवंश था जिसने लगभग 6ठी से 12वीं शताब्दी तक मतलब करीब 600 साल मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। खासकर आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इलाके हैं ना। हाँ, बिल्कुल वही इलाके। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर आज हमारी कोशिश रहेगी इस राजवंश के सफर को समझने की। ये कैसे उभरे, इनकी असली ताकत का राज क्या था? क्या सिर्फ तलवार के दम पर या कुछ और भी था? सही सवाल है। और हाँ, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब में इनका क्या योगदान रहा? मतलब मध्य भारत के इतिहास की बड़ी कहानी में ये कहाँ फिट होते हैं? और ये पड़ताल सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये भी जरूरी है। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, कैसे व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए जद्दोजहद चली, हाँ। और उस दौर की जो जटिल राजनीति थी उसने कैसे इनके भाग्य को आकार दिया। एक बहुआयामी कहानी है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी पहचान से। ये कलचुरी या चेदी थे कौन? इन्हें कभी कभी हय हय भी कहा जाता है। इसका क्या संदर्भ है? देखिए, प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में एक क्षत्रिय हय हय वंश का जिक्र आता है। अच्छा। तो ये कलचुरी शासक अपना संबंध उसी पौराणिक वंश से जोड़ते थे, इसीलिए उन्हें हय हय भी कहा गया। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी वैधता स्थापित करने का तरीका था। हाँ, कह सकते हैं। जहां तक इनके शासन के मुख्य केंद्रों की बात है तो दो नाम ज्यादा उभर कर आते हैं। कौन कौन से? पहला त्रिपुरी, ये आज के जबलपुर के पास है। ये त्रिपुरी के कलचुरी कहलाए और शायद सबसे ज्यादा जाने भी गए। त्रिपुरी जबलपुर के पास। हाँ, ठीक है। और दूसरा केंद्र था रतनपुर, आज के छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वाला? हाँ, ये शाखा बाद में ज्यादा प्रभावशाली हुई और इसने छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों पे शासन किया। अच्छा, और इनका उदय आपने कहा 6ठी शताब्दी के आसपास। हाँ, वो क्या है कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो मध्य भारत में एक तरह का राजनीतिक खालीपन सा आ गया था। तो कलचुरियों ने उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी सत्ता जमाई, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में। यानी ये गुप्तों के एक तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर उभरे। हाँ, उस क्षेत्र में तो कह सकते हैं। तो त्रिपुरी वाले कलचुरियों ने अपनी ताकत कैसे बढ़ाई? क्या उनकी लोकेशन मतलब भौगोलिक स्थिति ने इसमें कोई मदद की? बिल्कुल, उनकी लोकेशन बहुत ही रणनीतिक थी। कैसे? वो उत्तर और दक्षिण भारत के ठीक बीच वाले इलाके में थे। हाँ। जहां से जरूरी व्यापार मार्ग गुजरते थे। अच्छा। इस स्थिति ने उन्हें न सिर्फ व्यापार पर नियंत्रण का मौका दिया, बल्कि सैन्य नजरिए से भी बहुत अहम बना दिया। उन्होंने फिर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। इस राजवंश को मजबूती देने वाले कुछ खास शासकों की बात करें, जैसे 9वीं शताब्दी के कोकल प्रथम का नाम आता है। हाँ, कोकल प्रथम को इस राजवंश की नींव मजबूत करने और शुरुआती विस्तार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बिखरी हुई शक्तियों को एकजुट किया। लेकिन असली उड़ान कह सकते हैं 11वीं शताब्दी के शासकों ने भरी। बिल्कुल। जैसे गांगेय देव और कर्ण। हाँ, गांगेय देव और उनके उत्तराधिकारी कर्ण, ये दोनों ही 11वीं सदी के बेहद शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। गांगेय देव ने तो महाराजाधिराज जैसी उपाधि भी अपनाई थी। ये तो बड़ी बात थी उस समय। सही कहा, ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाती है। उन्होंने न सिर्फ कलचुरी राज्य को मध्य प्रदेश से निकालकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैलाया। उड़ीसा तक? वाह। हाँ, बल्कि कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक बने। ये महाराजाधिराज जैसी उपाधियां सिर्फ दिखावा नहीं थी। नहीं, ये उनकी बढ़ती हुई क्षेत्रीय ताकत और संप्रभुता का ऐलान थी। ये सोचने वाली बात है कि कैसे उन्होंने एक तरफ तो सैन्य अभियानों पर इतना जोर दिया और दूसरी तरफ कला और संस्कृति को भी उतना ही महत्व दिया। ये संतुलन कैसे साधा होगा? यही उनकी शासन नीति की एक खासियत थी। उन्होंने शायद ये समझा कि स्थायी सत्ता सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं टिक सकती। भव्य मंदिरों का निर्माण, विद्वानों को संरक्षण देना, ये सब उनकी शक्ति, उनकी स्थिरता और उनकी वैधता को दर्शाते थे। और प्रजा के बीच उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ाते होंगे। बिल्कुल। असल में उनकी ताकत शायद इसी तिकड़ी में थी। एक तो सामरिक स्थिति का फायदा उठाकर व्यापार मार्गों पर कब्जा, जिससे पैसा आया। हाँ, उससे मिली आर्थिक शक्ति, जिसने फिर भव्य मंदिर निर्माण और एक मजबूत सेना खड़ी करने में मदद की। और सेना उन्हें अहम खिलाड़ी बनाती थी। हाँ, जो उन्हें उत्तर और दक्षिण के बीच एक अहम खिलाड़ी बनाती थी। और जब सांस्कृतिक योगदान की बात आती है तो मंदिरों का जिक्र तो जरूर होता है। कलचुरी तो महान मंदिर निर्माता माने जाते हैं।
निश्चित तौर पे मंदिर निर्माण तो उनके शासन की पहचान बन गया था। उनकी वास्तुकला में क्या खास था? उसमें एक अनूठापन था। देखिए, उत्तर भारत की जो शिखर प्रधान नागर शैली है उसका प्रभाव तो दिखता है, हाँ वो तो है। लेकिन साथ ही उसमें मध्य भारतीय स्थानीय तत्वों का बहुत सुंदर मिश्रण भी है। उनके मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थे, वो उस युग की कलात्मक अभिव्यक्ति थे। कुछ खास उदाहरण जो आज भी देखे जा सकते हैं? त्रिपुरी का वो लक्ष्मी नारायण मंदिर या अमरकंटक? हाँ, त्रिपुरी का मंदिर तो महत्वपूर्ण है ही, और अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। हाँ, पवित्र स्थल। बिल्कुल, वहाँ कलचुरियों ने कई मंदिरों का एक पूरा समूह बनवाया जो आज भी मौजूद हैं। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, शायद शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी थे। अच्छा। बाद में रतनपुर शाखा ने भी छत्तीसगढ़ में कई मंदिर बनवाए, जैसे रतनपुर का महादेव मंदिर। और मूर्तियां, मूर्तिकला कैसी थी? मूर्तिकला भी बहुत प्रभावशाली है। खासकर शिव की मूर्तियां बहुत मिलती हैं, और गंगा यमुना जैसी नदी देवियों की, ये उनके शैव झुकाव को दिखाता है। क्या उनकी इस स्थापत्य शैली ने आसपास के दूसरे राजवंशों को भी प्रभावित किया, जैसे चंदेल जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए? हाँ, ऐसा माना जाता है। कलचुरी स्थापत्य और मूर्तिकला का प्रभाव चंदेलों समेत मध्य भारत के अन्य समकालीन राजवंशों पर भी पड़ा। विचारों का आदान प्रदान तो होता ही होगा। बिल्कुल, उस युग में ये आम था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे। नहीं, ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। राज्य की समृद्धि और स्थिरता के प्रतीक थे। चलिए अब उनके दूसरे पहलू पर आते हैं, योद्धा। मंदिर निर्माता होने के साथ साथ वे कुशल योद्धा भी थे। आपने उनकी रणनीतिक स्थिति का जिक्र किया था कि वे उत्तर और दक्षिण के बीच थे। इसका जमीनी हकीकत में क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वे अक्सर उत्तर भारत की ताकतों जैसे प्रतिहार और पाल, और दक्षिण के राजवंशों जैसे राष्ट्रकूट और चालुक्य, इनके बीच जो सत्ता संघर्ष चलता था उसमें या तो फंस जाते थे या मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अच्छा, एक तरह के बफर स्टेट जैसे। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, बफर राज्य थे। इस स्थिति ने उन्हें कई बार मुश्किल में डाला, लेकिन साथ ही अपनी अहमियत बनाए रखने का मौका भी दिया। तो जाहिर है युद्ध तो उनके शासनकाल का हिस्सा रहे होंगे। बिल्कुल। खासकर उन व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए, जैसे नर्मदा घाटी जिसका जिक्र पहले हुआ। हाँ, नर्मदा घाटी और दूसरे व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखना उनकी आर्थिक और सामरिक नीति का अहम हिस्सा था। इसके लिए लड़ाइयां लड़ी होंगी। हाँ, इसके लिए उन्हें लगातार पड़ोसियों से संघर्ष करना पड़ा। उनकी सेना में वो घुड़सवार सेना और हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अच्छा, हाथी भी? हाँ, जो मध्य भारत के भूभाग में लड़ाई के लिए कारगर थे। इसी सैन्य क्षमता के बल पर वे अपना प्रभाव बनाए रख पाए। अपने चरम पर उनका प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ था अंदाजन? अपने शिखर काल में, खासकर 11वीं शताब्दी में, उनका प्रभाव मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से से लेकर पश्चिम में गुजरात की सीमा तक। गुजरात तक? हाँ, पूर्व में ओडिशा और दक्षिण में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक महसूस किया जा सकता था। ये काफी विस्तृत क्षेत्र था। काफी बड़ा इलाका था। हाँ। अब किसी भी राजकाज के लिए अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ। कलजूरियों के दौर में मध्य भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? क्या व्यापार वाकई इतना महत्वपूर्ण था उनके लिए? हाँ, व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ था। जैसे हमने कहा, उनकी लोकेशन। हाँ, वो रणनीतिक लोकेशन। हाँ, और नर्मदा जैसे नदी मार्गों ने इसमें बड़ी मदद की। त्रिपुरी और अमरकंटक जैसे शहर सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक केंद्र नहीं थे, बल्कि व्यापारिक केंद्र भी थे। बिल्कुल, बड़े वाणिज्यिक केंद्र भी बन गए थे जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। कृषि तो खैर मुख्य आधार थी ही। राज्य की आय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया? कुछ खास नीतियां? उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया, सिंचाई के लिए तालाब बनवाए जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं कई जगह। अच्छा, तालाब निर्माण। हाँ, व्यापार को प्रोत्साहित किया और उस पर लगने वाले करों से राजकीय कोष को भरा। टैक्स सिस्टम मतलब। हाँ, यही आर्थिक संपन्नता थी जिसने उन्हें बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण और लगातार चलने वाले सैन्य अभियानों का खर्च उठाने में सक्षम बनाया। तो आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण साथ साथ चले। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन हर साम्राज्य का उतार आता है। 12वीं शताब्दी के बाद कलचूरियों का प्रभाव कम क्यों होने लगा? इतने शक्तिशाली राजवंश के पतन के क्या कारण रहे होंगे? पतन के कारण आमतौर पर जटिल होते हैं और धीरे धीरे असर दिखाते हैं। कोई एक कारण नहीं होता। हाँ, वो तो है। एक बड़ा कारण था पड़ोसी राज्यों जैसे चंदेल, परमार और दक्षिण के चालुक्य। इनके साथ लगातार चलने वाले महंगे और थका देने वाले युद्ध, यानी आपसी लड़ाइयाँ। हाँ, इन युद्धों ने उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति को धीरे धीरे खोखला कर दिया। क्या बाहरी ताकतों का भी कोई दबाव था, जैसे उत्तर से? हाँ, 13वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत से तुर्की आक्रमणों
यानी दिल्ली सल्तनत का दबाव भी बढ़ने लगा। हालांकि सीधे तौर पर शायद उन्होंने कलचुरियों को तुरंत खत्म नहीं किया, लेकिन इन बाहरी दबावों और अंदरूनी लड़ाइयों ने उनकी केंद्रीय सत्ता को बहुत कमजोर कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ फिर? राज्य बिखर गया? नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया। राज्य छोटे छोटे सामंतों या सरदारों के प्रभाव वाले इलाकों में बंटने लगा। अच्छा। छत्तीसगढ़ की जो रतनपुर शाखा थी वो तो लगभग स्वतंत्र ही हो गई और त्रिपुरी का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। ये हमें दिखाता है कि कैसे शक्तिशाली से शक्तिशाली साम्राज्य भी अंदरूनी कलह और बाहरी दबावों के आगे कमजोर पड़ सकते हैं। बिल्कुल, इतिहास में ये बार बार देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आज हम कलचुरी या चेदी राजवंश को कैसे याद करते हैं? उनकी मुख्य विरासत क्या मानी जाती है? उन्हें मुख्य रूप से मध्य भारत के महत्वपूर्ण मंदिर निर्माताओं के रूप में याद किया जाता है। हाँ, मंदिर तो है ही। अमरकंटक त्रिपुरी के पास और रतनपुर में उनके बनाए स्थापत्य के नमूने उनकी कलात्मक रुचि और शक्ति का प्रमाण है। और योद्धा के रूप में साथ ही वे कुशल योद्धा थे जिन्होंने एक लंबे समय तक मध्य भारत में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाई। और हाँ, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक और राजनीतिक सेतु, पुल की तरह। हाँ, पुल की तरह, उस तौर पर भी उनका महत्व है। उन्होंने दोनों दिशाओं से प्रभाव ग्रहण किए और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। क्या उनके बनाए निशान आज भी मौजूद हैं जिन्हें कोई इतिहास प्रेमी देख सके? हाँ, जरूर। जैसा हमने बात की, अमरकंटक में मंदिरों का समूह है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट और त्रिपुरी के अवशेष है। भेड़ाघाट, हाँ। तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर जैसी जगहों पर उनके किले, मंदिर, मूर्तियां और शिलालेख आज भी देखे जा सकते हैं। तो सबूत मौजूद है। हाँ, ये अवशेष इतिहासकारों को उस युग को समझने में मदद करते हैं और हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। ये बात सही है कि शायद उन्हें चंदेलों या परमारों जितनी लोकप्रियता या कहूं कि पहचान नहीं मिली। हाँ, शायद उतनी नहीं, लेकिन मध्य भारत के इतिहास में एक प्रमुख शक्ति के रूप में जिसने उस क्षेत्र की रक्षा की और संस्कृति को समृद्ध किया, उनका योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सहमत हूँ। वे मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहेली का एक अहम हिस्सा हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल, मध्य भारत के कलचुरी या चेदी राजवंश के बारे में। शक्ति, कला, धर्म और व्यापार का एक मिला जुला इतिहास। हाँ, जिसने करीब 6 शताब्दियों तक इस क्षेत्र को प्रभावित किया। एक लंबा समय। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि भारत का इतिहास सिर्फ कुछ बड़े और प्रसिद्ध राजवंशों का ही इतिहास नहीं है। सही कहा। अनेक क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने इलाकों में गहरी जड़ें जमाई, महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक स्थायी विरासत छोड़ी। इन कम चर्चित कहानियों को जानना हमें अपने इतिहास की समृद्धि और जटिलता का बेहतर एहसास कराता है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम मध्य भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों जैसे खजुराहो या भीमबेटका की भव्यता देखते हैं, तो क्या हम कभी उन राजवंशों के बारे में सोचते हैं जो शायद उतने प्रसिद्ध नहीं हुए, जैसे कलचुरी, लेकिन जिन्होंने उस सांस्कृतिक और राजनीतिक जमीन को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिस पर ये भव्य इमारतें खड़ी हुईं? उनकी अक्सर अनदेखी की गई विरासत हमें इतिहास की परतों और क्षेत्रीय शक्तियों के वास्तविक महत्व के बारे में क्या सिखा सकती है? विचार कीजिएगा।